तो देखिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल ऑफ द गंगोत्री ग्रुप ऑफ स्कूल्स। आज अपन पढ़ेंगे CFT। CFT क्या बोलती है? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, CFT। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। देखिए, CFT VBT जो नहीं बोल पाई या VBT ने जो बोला उसका थोड़ा सा VBT को गलत ठहराया CFT ने, और CFT काफ़ी हद तक सक्सेसफुल भी रहा। VBT कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, और VBT कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन भी किया तो उसको CFT ने अलग तरीके से एक्सप्लेन किया। पहला पॉइंट देखते हैं। VBT ने बोला जब भी मेटल और लिगेंड अप्रोच करते हैं वो ओवरलैपिंग से कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं या एक स्पेशल टाइप का कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, वेयर द मेटल एक्ट एज ए लेविस एसिड एंड लिगेंड एक्ट एज ए लेविस बेस, एंड the whatever bond is forming in between the ligand and metal, that is forming that coordinate bond by the overlapping of orbitals। ये VBT बोला था। CFT बोलता है ऐसा नहीं है। CFT बोलता है कि there is a electrostatic force of attraction in between metal and ligand। there is a electrostatic force in between metal and ligand। कहने का मतलब कि मेटल एक पॉजिटिव पॉइंट की तरह बिहेव करता है और लिगेंड एक नेगेटिव पॉइंट मास की तरह बिहेव करता है। ऐसे जो VBT ने बोला, CFT ने उसको अलग तरीके से बोला कि अप्रोच तो करता है लिगेंड मेटल के साथ, लेकिन वो पॉइंट चार्जेस की तरह बिहेव करता है। ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है और वो लिगेंड नेगेटिव पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है। पहला चीज। VBT कभी भी कलर के बारे में नहीं बता पाई कॉम्प्लेक्स का क्या कलर होगा, जबकि CFT बहुत अच्छे से कलर के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकी बाय द DD ट्रांजिशंस इन बिटवीन द EG एंड T2G ऑर्बिटल्स के। इसके अंदर ट्रांजिशंस होते हैं और उन ट्रांजिशंस की वजह से हमेशा कलर होता है कॉम्प्लेक्सेस का। CFT बता पाई। VBT कभी भी लिगेंड की स्ट्रेंथ नहीं बताई। ये तो मैंने उससे पहले जो लेक्चर के अंदर बताया था कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के अंदर पेयरिंग हो जाता है, वेकेंट इनर स्पेयर बनता है, वीक फील्ड लिगेंड के अंदर आउटर स्पेयर बनता है क्योंकि रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। ये चीज तो CFT का ही पार्ट था। मैंने बोला था ना, ये ट्रिक मिक्स है दोनों। CFT ने बताया था कि एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है, बेस्ड अपॉन दैट स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज CFT कुड explained successfully the strength of the ligand। समझा पाई कि किस लिगेंड की कितनी स्ट्रेंथ है by using spectrochemical series। आया बात समझे? तो ये कुछ लिमिटेशंस को किस तरीके से उसने ओवरकम किया CFT ने, ये सारी की सारी चीजें अपन इसके अंदर देखेंगे। तो देखते हैं, पहले लिखेंगे। सबसे पहले पहला ही एक एक पॉइंट लिखेंगे। अकॉर्डिंग टू CFT, मेटल एंड लिगेंड approach to each other due to electrostatic force of attraction। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये क्या होते हैं, एक दूसरे की तरफ अप्रोच करते हैं। सेकंड पॉइंट में लिखेंगे, इन CFT
ए मेटल सॉरी ए मेटल behaves as positive charge point, whereas a ligand behave as negative चार्ज पॉइंट। ये थर्ड पॉइंट में लिखेंगे CFT डील्स only with d orbitals of सेंट्रल मेटल एटम। कि CFT हमेशा सेंट्रल मेटल एटम के d ऑर्बिटल्स के बारे में डील करता है। फोर्थ पॉइंट के अंदर लिखेंगे CFT could explain color of complexes सक्सेसफुली। अच्छे से बता पाई बाई सक्सेसफुली, ड्यू टू लिख लेना, ड्यू टू ट्रांजिशन in between metal and in between T2Z and EZ orbitals of metal। चौथा पॉइंट, ये T2Z और EZ क्या होता है अभी आपको नहीं पता, मैं बताता हूं। पांचवा पॉइंट लिखेंगे CFT could also explain about strength of ligand by using स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को यूज करते हुए CFT ने लिगेंड की स्ट्रेंथ के बारे में भी डिस्कशन किया। ये 5 पॉइंट। छठा पॉइंट CFT ने जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताया कि जब भी कभी मेटल लिगेंड से जब इंटरेक्शन नहीं करता तो उसके d ऑर्बिटल्स की पांचों या d सबसेल के अंदर जो 5 ऑर्बिटल्स हैं उनकी पांचों की एनर्जी क्या होती है, इक्वल होती है। लेकिन अगर इन पांचों d ऑर्बिटल्स की एनर्जी अलग अलग हो जाती है, पांचों d ऑर्बिटल्स आपस में स्प्लिट हो जाते हैं जब इस सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोई लिगेंड अप्रोच करता है इनकी तरफ। कहने का मतलब जब मेटल लिगेंड से अप्रोच नहीं करता तो उसके d ऑर्बिटल से d सबसेल डीजनरेटेड d ऑर्बिटल्स होते हैं उसके अंदर। जब लिगेंड कॉम्प्लेक्स बना देता है मेटल अपनी डीजनरेसी को, मेटल के d ऑर्बिटल्स अपनी डीजनरेसी को खो देते हैं। तो वही पॉइंट लिखेंगे आगे, इन अब्सेंस ऑफ
ligand CMA, central metal atom, have degenerated d orbitals. बात को समझना, in absence of ligand central metal atom have degenerated d orbitals. degenerated d orbitals मतलब एनर्जी सबकी क्या होती है, सेम, सारों की सारी सेम एनर्जी, 500 d ऑर्बिटल्स की। लेकिन अगर लिगेंड ने अप्रोच कर लिया, 500 d ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम नहीं रहेगी। तो उसके लिए लिख लेते हैं एक पॉइंट, बट इन प्रेजेंस ऑफ लिगेंड मेटल d orbitals lose their degeneracy and splitted into two parts. One is T2Z and another is EG. ये होते हैं, एक होता है T2Z ट्रिपली डीजनरेटेड, एक होता है डबली डीजनरेटेड, EG जिसको बोलते हैं। दो पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन ये क्यों दो पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है वो देखेंगे, और कौन कौन से T2Z की एनर्जी ज्यादा होती है, EG की एनर्जी ज्यादा होती है वो देखेंगे। तो देखिए अपने को ये 5 पॉइंट अभी तक मैंने जितने भी पॉइंट लिखाए हैं, इस CFT में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। होता कैसे है, किस तरीके से स्प्लिट, डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स का मतलब है, डीजनरेटेड डी ऑर्बिटल्स का मतलब है इनकी एनर्जी अलग अलग है। अब देखिए डी ऑर्बिटल्स कौन कौन से होते हैं, ये उतार लीजिए, ये 5 ऑर्बिटल्स डी ऑर्बिटल्स, एक होता है DXY, एक होता है DYZ, एक होता है DXZ। यही तो 3 तो ये होते हैं, एक होता है DX2 Y2 और एक होता है DZ2, 5 होते हैं। इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है कि ये इन एक्सिस के बीच में होते हैं, अलोंग द एक्सिस नहीं होते। ये जो एक्सिस है X और Y, इन D ऑर्बिटल्स की लोब इन बिटवीन द एक्सिस होती है। इसको मैं X मान लिया, इसको मैं Y मान लिया, तो D ऑर्बिटल्स की ये दोनों के बीच में लोब आ गई ऐसे। DYZ की कहानी, इसको मैंने मान लिया Y और इसको मान लिया मैंने Z, तो YZ के बीच में ये DXZ के बीच में मान लिया मैंने, इसको मान लिया X, इसको मान लिया Z। ये तो होते हैं। और DX2 Y2 के केस में देखेंगे, ये तो होते हैं lobes are in between the axis। किया। अब along the axis उन दो की, तो उन दो के लिए मैं इधर लिख रहा हूं DX2 Y2, इसके लिए हो जाएगा, इसको मैं X मान लिया, इसको मैं Y मान लिया, ये। और DZ2 के लिए क्या हो जाएगा, ये अगर Z एक्सिस माना, सॉरी ये, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिखाते हैं, या तो ये, या फिर कभी कभी इसको ये नहीं दिखा के यहाँ पे भी दिखाते हैं, ये राउंड यहाँ नहीं दिखा के ऐसा भी दिखाते हैं।
तो दोनों मान लीजिए डी जेड स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, दीज आर अलोंग द एक्सिस, lobes are along the axes। क्लियर हुआ? ऐसे। अब देखिए ये तो अपने को डी ऑर्बिटल्स की, डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स के कौन कौन से क्या क्या स्ट्रक्चर होती है ये अपने को पता लगा। अब जब लिगेंड आता है तो मेटल के पास ये डी ऑर्बिटल्स होते हैं, मेटल से लिगेंड जब आता है तो ये ऐसे भी आ सकता है वो, और ऐसे भी आ सकता है। जब एक्स एक्सिस के अलोंग आता है, मतलब एक्सिस के अलोंग आता है, तब तो इन डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर की एनर्जी बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि लिगेंड को क्या मानता है, लिगेंड को पॉइंट नेगेटिव चार्ज मानता है, और मेटल के पास भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स तो होते हैं। तो लिगेंड आता है मेटल की तरफ तो रिपल्सन होता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होता है। अगर वो एक्स एक्सिस के अलोंग आता है या वाई एक्सिस के अलोंग आता है या किसी भी एक्सिस के अलोंग आता है, तब तो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर की क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी कम, ज्यादा, सॉरी, एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, स्टेबिलिटी कम। और जब इन बिटवीन द एक्सिस लिगेंड अप्रोच करता है मेटल की, तब इनकी 3d ऑर्बिटल dxy dxyz dxz, इनकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। तो ऑक्टाहेड्रल के केस में जब भी कोई कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल बनता है, तब तो वो हमेशा अलोंग द एक्सिस अप्रोच करता है लिगेंड, और जब कोई कॉम्प्लेक्स टेट्राहेड्रल बनता है तो वो हमेशा, या मैं बोलूं वो हमेशा क्या करता है, इन बिटवीन द एक्सिस अप्रोच करता है। ये बात याद रखेंगे। तो ये जो डी ऑर्बिटल होता है, जो मेटल का, ये 5d ऑर्बिटल्स हैं, ये टूट जाते हैं 2 में 1 और 3 में 1। ये डी जनरेटेड डी ऑर्बिटल्स में बोल देता हूं। ये पांचों की एनर्जी लेवल सेम, यहां पे इनकी कम इनकी ज्यादा। ये तो इनको तो बोलते हैं ईजी और इनको बोलते हैं T2Z। T2Z ये हो गए ट्रिपली डीजनरेटेड, मतलब 3 ऐसे ऑर्बिटल्स जिनकी डीजनरेसी सेम है, जिसके अंदर इन बिटवीन द लोब वाले, इन बिटवीन द लोब कौन कौन से हैं, और ये डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर, डबली डीजनरेटेड, दोनों के अंदर अलोंग द एक्सिस लोब होती है। तो अलोंग द एक्सिस इन दोनों के अंदर जब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है तो T2Z की एनर्जी कम होती है, EZ की एनर्जी ज्यादा होती है। जब टेट्राहेड्रल होता है तो टेट्राहेड्रल के अंदर EZ की एनर्जी कम होती है और T2Z की ज्यादा होती है। तो इधर और ये हो गया T2Z। आया बात सुने, इसके अंदर वही dxy dyz dxz, और ये हो गया dx स्क्वायर वाई स्क्वायर dz स्क्वायर। ऐसे इसके आगे कल पढ़ेंगे अपन किस तरीके से मेटल्स लिगेंड की तरफ, लिगेंड मेटल की तरफ अप्रोच करता है, किस तरीके से इनके अंदर कितना एनर्जी का गैप होता है, क्या क्या इसका एनर्जी लेवल्स होते हैं, ये सारी स्टडी अपन कल करते हैं। आज इतना करिए। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।